नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। हाल फिलहाल आपके लिए करंट अफेयर्स आ गए हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज करंट अफेयर्स नहीं आएगा, लग रहा। जी नहीं, करंट अफेयर्स आपका रोज आएगा, बस सिर्फ और सिर्फ संडे को नहीं आएगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हो सकता है बड़े ही थोड़ा लेट हो जाए, जैसे कि आज लेट हो गया क्योंकि रात भर इंटरनेट नहीं रहा और अभी सुबह सुबह आया है, और जिसकी वजह से अब मैं आपको करंट अफेयर्स दे सकता हूं। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसको एंजॉय करेंगे, इससे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। इंडिया की रैंकिंग आई है भाई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो इसके बारे में चर्चा की जाएगी, लेकिन पहले चलते हैं एक पहली न्यूज की तरफ। पहली जानकारी है कि जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने, उन्होंने जी20 जो देश हैं, कंट्रीज हैं, उनकी एग्रीकल्चरल मिनिस्टर की मीटिंग को में शामिल हुए और भारत की तरफ से उसका प्रतिनिधित्व किया। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 अप्रैल को हुई है और आप सभी को पता है कि जी20 के लिए इस समय अध्यक्षता जो कर रहा है वो सऊदी अरब कर रहा है, और जितनी भी मीटिंग यहां पर हो रही है वो सऊदी अरब के सौजन्य से ही हो रही है। ये बैठक कोविड 19 के साथ साथ, मतलब कोविड 19 के ऊपर तो बात करने के लिए बैठक बुलाई ही गई है, साथ साथ इसकी वजह से जो इनसिक्योरिटी आ रही है, जो समस्याएं आ रही हैं, खाने की समस्या आ रही है, सुरक्षा की समस्या आ रही है, पोषण की समस्या आ रही है, तो इसके प्रभाव, इस कोविड 19 का इन सब पर क्या प्रभाव है, इसको चर्चा को लेकर आयोजित की गई थी। भारत की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित जी20 कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक में भाग लिया। किसानों की आजीविका सहित खाद्य आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि अभी तक हमको उसके इफेक्ट नजर नहीं आए। अब ये लॉकडाउन हो चुका है, अभी पूरा विश्व लॉकडाउन हुआ है, पूरी एक जो चेन, सप्लाई चेन होती है, उसमें कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ है। जो किसान अपना फसल वगैरह बेच रहे थे मार्केट में, वो मार्केट में नहीं जा पाए हैं, वो अपना घरों में रखे हुए हैं। फिर वो जिस तरीके से धीरे धीरे अब इसका प्रभाव हमें नजर आना शुरू होगा, तो कैसे इस सब चीजों को कम किया जा सकता है, उसके लिए ये बैठक आयोजित की गई है। बैठक में एक घोषणा भी स्वीकार की गई है, ताकि उसमें कई सारे एजेंडे हैं, उन एजेंडों के ऊपर हमें जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन उन एजेंडों में यह रखा गया है कि किस तरीके से सभी देश मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। जी20 की बात करें तो यह ग्रुप ऑफ 7 द्वारा गठित किया गया विश्व के 20 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है, जिसमें सभी जो भी कंट्री हैं, जैसे कि 19 इसमें कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, तो इस तरह से 20 सदस्य हैं इसमें। और अगर हम बात करें तो ये 5 ग्रुपों में बटा हुआ है। ये ग्रुप आप यहां पर देख सकते हो। इसमें से ये जो तस्वीर मैंने यहां पर लगा रखी है, मून जे इन है। मून जे इन है, ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। साउथ अफ्रीका में, सॉरी, साउथ कोरिया, माफी चाहूंगा, साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। दक्षिण कोरिया में कोविड 19 के लॉकडाउन के चलते भी पहला ऐसा देश बना जिसने अपने यहां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाए और उसके रिजल्ट घोषित किए। तो मून जे इन को दोबारा राष्ट्रपति चुन लिया गया है दक्षिण कोरिया का। ये न्यूज मैंने आपको उस दिन भी बताई थी और आज भी मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करने वाले मेथड से पढ़ाता हूं, ताकि आपको पुरानी न्यूज आपके टच में बनी रहे, जिससे आपको करंट अफेयर्स बार बार जाके वीडियो में देखना ना पड़े। तो हाल फिलहाल लीडर की बात करें तो इस बार सलमान जो हैं सऊदी अरब के, वो इसके लीडर हैं, चेयर, मतलब इस समय अध्यक्ष हैं। और किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद उनका पूरा नाम है, जो वर्तमान समय में वहां पे चेयर है। इसका फाउंडर ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 कंट्री है। इसका फाउंडिंग किया गया था 26 सितंबर 1999 में, और 26 सितंबर 1999 इसका फॉर्मेशन किया गया था, आज से 20 साल पहले। और 2008 से हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट यहां पर शुरू हो गई थी। इस बार ये हो रहा है आपका, मतलब जितना भी जी20 सम्मेलन है वो पूरा का पूरा सऊदी अरब के सौजन्य से हो रहा है। 2021 में ये इटली के सौजन्य से होगा और 2022 में हमारा नंबर है, यानी कि 2022 में सारा जो काम हम सब देखेंगे जी20 का, वो इंडिया देखेगा। इंडिया उस समय चेयर पर होगा। चलिए चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। और आई थिंक, मुझे लगता है मैंने यहाँ पे सब कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आपको लग रहा है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन पर उसको लिखकर बताइएगा, क्योंकि आप जितना लिखेंगे कमेंट सेक्शन पर उतना ही आपको ज्यादा याद रहेगा। एक अच्छी पहल शुरू हुई है, ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम। किसने शुरू किया है? भारतीय बैडमिंटन संघ ने। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे बाई भी कहा जाता है, कि और भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे साई भी कहा जाता है, तो बाई और साई ने मिलकर संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में एक ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इससे क्या फायदा होगा? इससे जो दूर दराज के इलाकों में कोच हैं, उनको विश्व स्तरीय और देश के जो सबसे अच्छे कोच हैं उनसे गाइडेंस का सहारा मिलेगा। और खासकर ये पहले शुरू किया गया बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो बैडमिंटन के जितने भी इंपॉर्टेंट कोच होंगे वो अपनी ज्ञान को बढ़ा पाएंगे, अपनी ट्रेनिंग को अच्छा डेवलप कर पाएंगे।
फिलहाल ये जो कार्यक्रम है ये 3 सप्ताह तक चलेगा और हफ्ते में 5 दिन होगा। ये ऑनलाइन पूरा कोचिंग प्रोग्राम है और इस दौरान इस पूरे कोर्स को 39 विषयों में बांटा गया है। इस ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षकों को शीर्ष स्तर के कोचों से विस्तार से सीखने का मौका मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, पहले सत्र में कोच पुलेला गोपीचंद के अतिरिक्त 2 विदेशी कोच भी मौजूद थे और उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है 20 अप्रैल को, यानी कि पहला जो ट्रेनिंग सेशन लिया है वो पुलेला गोपीचंद के साथ साथ 2 विदेशी कोच ने भी लिया है। फिलहाल ये कार्यक्रम 8 मई तक चलेगा और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। पुलेला गोपीचंद के बारे में बात कर लें तो पुलेला गोपीचंद जी को अभी हाल ही में वो पहले भारतीय बने हैं जिन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के कोचेस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये इंडियन चीफ बैडमिंटन कोच हैं पुलेला गोपीचंद, जिन्होंने ऑनरेबल मेंशन रिसीव किया है इन मेल कैटेगरी 2019 का इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये पहले भारतीय हैं जिनको इस तरह का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा उन्हें 2020 में एक IBLA अवार्ड भी मिला है। IBLA का मतलब होता है द आइकॉनिक स्पोर्ट्स लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड। तो उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है और IBLA का फुल फॉर्म है इंडियन बिजनेस लीडर अवार्ड, जिन्हें आइकॉनिक स्पोर्ट लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुलेला गोपीचंद की बात करें तो आंध्र प्रदेश से आते हैं और काफी समय तक इन्होंने भारतीय टीम का बैडमिंटन में प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन वर्तमान समय में चाहे वो PV सिंधु हो, चाहे वो आपकी साइना नेहवाल हो, चाहे वो किदाम्बी श्रीकांत हो, सभी लगभग इन्हीं की एकेडमी से पढ़कर निकल रहे हैं। पुलेला गोपीचंद के पास अभी तक अर्जुन अवार्ड उनको 2000 में दिया गया, फिर उसके बाद 2014 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 2005 में उन्हें पद्मश्री मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है, साथ साथ द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि कोचिंग के लिए दिया जाता है वो भी उन्हें 2009 में मिल चुका है। ध्यान रखिएगा पुलेला गोपीचंद जो है ये आंध्र प्रदेश से आते हैं और सन 1980 में इनका जन्म हुआ था। मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री पहचान पा रहे हैं, मास्क लगाया होगा लेकिन फिर भी आप इन्हें पहचान पा रहे होंगे, ये हैं शिवराज सिंह चौहान। बाकी मध्य प्रदेश में आप सभी को पता है क्या हुआ, वहां पे काफी ज्यादा राजनीति हुई और फिर उसके बाद अंततोगत्वा जो कमलनाथ जी की सरकार थी वो गिर गई और शिवराज सिंह चौहान जी वापस वहां पे मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो हाल फिलहाल योद्धा कल्याण योजना उन्होंने लॉन्च की है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। क्या करेगी ये योजना? तो आधिकारिक सूचना के अनुसार प्रदेश के लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, लाभ क्या होने वाला है इसमें? मध्य प्रदेश की सरकार इस योजना के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग के सभी सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, विशेषज्ञ, अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नगरीय प्रशासन के सभी कर्मचारियों को इस योजना में शामिल किया गया है। और योजना के अनुसार यदि कोरोना वायरस से लड़ते हुए किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से प्रमोशन मिलता है, इस तरह से एक संबल मिलता है कि अगर मान लीजिए मैं इतनी खतरनाक बीमारी से लड़ रहा हूं, लोगों की मदद कर रहा हूं, तो कम से कम मेरा परिवार तो सुरक्षित है। अच्छी बात है, भगवान न करे कि किसी की मृत्यु हो, लेकिन फिर भी ये एक संबल जरूर देता है। आपको अगर याद हो तो मैंने कुछ पिछले दिनों आपको बताया था कि भारतीय डाक ने भी ऐसी एक योजना शुरू कर रखी है कि उनके कर्मचारी जो लगातार कोरोना वायरस के दौरान काम कर रहे हैं, ऐसे में उनको 10 लाख रुपए तक का बीमा दिया गया है। हालांकि संक्रमित व्यक्ति के इलाज के दौरान संक्रमित होने पर इलाज के खर्च को इस योजना के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। यह योजना 30 मार्च से 30 जून तक की अवधि के लिए लागू की गई है। यानी अगर आप संक्रमित व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं और उस दौरान आप संक्रमित हो जाते हैं तो इलाज में जो खर्च होगा उसको इस योजना में शामिल नहीं किया गया है, वो आपको खुद ही बियर करना पड़ेगा, जबकि जो डाक विभाग की योजना है उसमें इलाज के खर्च को शामिल किया गया था। अब मध्य प्रदेश को आज पकड़ लेते हैं। कई सारे लोग कह रहे थे सर इसको हिंदी में लाया करिए, तो यार एक बात तो मैं सबसे माफी चाहूंगा कि यार हिंदी में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन 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 आप कुछ कहें और मैं उसे मानूं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हाल फिलहाल मैंने इसको हिंदी में कर दिया है। मध्य प्रदेश जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा, वो किन किन वजहों से चर्चा में रहा है तो इसके बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया भोपाल में। याद रखिएगा, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक। मोबाइल वगैरह जो आप ये निकाल देते हो, लैपटॉप वगैरह निकाल देते हो, रैम वगैरह निकाल देते हो, हेडफोन वगैरह निकाल देते हो, ये सारा का सारा कहां जाएगा? ई कचरा क्लिनिक जो है इसको रिसाइकिल किया जाएगा और भोपाल में खुला है। तो मध्य प्रदेश के स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अभी हाल ही में वहां अनिवार्य करा दिया गया था कि सभी बच्चों को प्रस्तावना जरूर पढ़ाइए। स्वच्छता सर्वेक्षण लीक की बात करें तो इंदौर लगातार तीसरे साल भी जनसंख्या वाले शहरों पर 10 लाख प्लस जनसंख्या वाले शहरों पर शीर्ष स्थान पर आया था।
गायक सुमन और संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को इस बार यानी 2017 और 2018 के लिए एमपी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है और वो इस बार उनको दिया गया। अगर आपको याद हो तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक और पुरस्कार दिया जाता है, वो है किशोर सम्मान, और इस बार किशोर सम्मान मिला था, मतलब ये पुरानी न्यूज हो गई है, दिसंबर के आसपास की है, तो 2000 दिसंबर 2019 में मिला था। वहीदा रहमान और आपके एक निर्देशक हैं प्रियदर्शन, उनको ये किशोर सम्मान मिला था। एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस लॉन्च करने के लिए मध्य प्रदेश के एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड और दूसरा लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है, यानी कि जिसने यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस लॉन्च किए हैं उसमें मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। अभी हाल ही में निमाड़ मिर्च महोत्सव, जिसे प्यार से मिर्च महोत्सव भी कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरवाद में हुआ। इसमें एक मस्कट लॉन्च किया गया था, मिर्च चाचा। मध्य प्रदेश की मिर्च काफी ज्यादा मशहूर है और इसीलिए निमाड़ मिर्च महोत्सव वहां पे शुरू किया गया था और ये अभी हाल ही में आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो अगर पूछा जाए कि निमाड़ मिर्च महोत्सव कहां मनाया जाता है तो ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश ने पीएमएमवीवाई के कार्यान्वयन के लिए एक स्थान जीता है, यानी कि पहले स्थान पर आपका पीएमएमई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यानी कि महिलाओं के जो गर्भावस्था से संबंधित ये योजना है उसमें उनको असिस्टेंट दिया जाता है। तो इसमें एमपी ने पहला स्थान जीता है और सबसे बेहतर प्रदर्शन इंदौर ने किया था। अभी हाल ही में एक नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस देखने को मिली थी भोपाल में, इसका जो उद्घाटन किया था वो सीएम ने किया था। मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय एक नमस्ते ओरछा उत्सव भी मनाया जाता है। इंदौर पहला शहर बना जो कि शहर साफ करने के लिए कोविड-19 के लिए उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया है। वर्तमान समय में सीएम शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ पे गोवर्धन लिख दिया। देखिए यही होता है जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ गूगल ट्रांसलेट से, तो गवर्नर की जगह उसने गोवर्धन लिख दिया है, तो गवर्नर रखिएगा यहाँ पर, गोवर्धन मत करिएगा। तो मध्य प्रदेश के जो गोवर्धन है वो है लालजी टंडन, मजाक कर रहा हूं ये। पहले जो सीएम थे वो रविशंकर शुक्ला जी थे और यहाँ पर पहले गोवर्धन उन्होंने पतित पवित्रम कर दिया है, जबकि आप इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर मैंने देखिए इसको पट्टाभी सीता रमैया लिखा हुआ है। ये गूगल ट्रांसलेट से किया है क्योंकि हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा गड़बड़ है मेरा। और राजकीय पशु की बात करें तो वो बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी की बात करें तो धुराज नहीं है, उसको आप दुधराज समझिएगा। ये इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। तो उम्मीद करता हूं ये मेरी छोटी सी कोशिश आप दोनों को संतुष्ट करने में कामयाब रहे होंगे, कि इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी। तो आप सभी हैं और आप सभी की चिंता है मुझे। एक और बहुत बड़ी डील नजर आई है कि फेसबुक ने रिलायंस में 9.99% के स्टेक खरीद लिए हैं। एक बहुत बड़ा स्टेक खरीदा है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म पर। किसने खरीदा है? फेसबुक ने। क्या करने वाले हैं इतना बड़ा स्टेक का? तो आपको मैं बताऊं, ये देश में एक किराना मार्केट बनाने वाले हैं। जी हां, भारत में जियो का तो आपको पता ही है कि इनका खुद का एक रिटेल मार्ट है जिसको आप बिग बाजार के नाम से जानते रहे हैं, जियो मार्केट के नाम से जानते रहे हैं। हाल फिलहाल इसमें फेसबुक की भागीदारी भी हो गई है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म पे। तो फेसबुक ने 22 अप्रैल 2020 को प्लेटफॉर्म में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है। 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अगर आपको पता हो तो अभी हाल ही में इस लॉकडाउन की वजह से मुकेश अंबानी जी की संपत्ति लगातार घट रही थी और उनको कर्ज का, एक जो उनके बैंकों का कर्ज है उसका बहुत बड़ा जो बोझ था वो उनके ऊपर बढ़ रहा था। इस बड़ी डील के बाद फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी बन गई है और भारतीय टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, यानी कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई है। आप कहेंगे सरकार ने तो मना कर रखा है एफडीआई के। जी हां, बिल्कुल मना कर रखा है, लेकिन उन्हीं देशों को जिनकी सीमाएं भारत की सीमा से लगती हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, इन देशों से अगर कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो सिंपल सा सरकारी रास्ते से ही आएगा। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है यूएस से, क्योंकि फेसबुक यूएस की कंपनी है। उसके लिए देखा जाए तो अब दोनों को इससे फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे रिलायंस इंडस्ट्री को जो है वो अपना कर्ज का बोझ कम करने में सहायता मिलेगी, जबकि फेसबुक भारत में उपस्थिति और मजबूत कर लेगी। इसके लिए उपयोगकर्ता के आधार के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा बाजार फेसबुक को यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि फेसबुक में बहुत सबसे ज्यादा जो यूजर है वो भारत से ही है। रिलायंस ने कहा कि फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म पर 4.62 लाख करोड़ रुपए का प्री मनी इंटरप्राइज वैल्यू मानकर निवेश कर रहा है।
जियो और फेसबुक दोनों के लिए फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा इंटरनेट बाजार है। फेसबुक के बारे में हम बात क्या करें, फेसबुक नीला है क्योंकि इसके जो संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, उनको वर्णांधता है, यानी कि उनको कलर ब्लाइंडनेस है, उनको लाल और हरे कलर में अंतर समझ में नहीं आता, और इसी वजह से यहां पर फेसबुक नीला रखा गया है। लेकिन मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि आदमी अगर चाह ले, इंसान अगर चाह ले, तो वो कुछ भी कर सकता है, भले उसके अंदर कैसी भी कमी क्यों ना हो। अक्सर हमारे पास, अगर हमारे पास छोटी सी कमी हो जाती है, तो हम हमेशा उस कमी के बारे में ही सोचते रहते हैं, हे भगवान मेरे साथ ये क्यों किया, आपने बगल वाले के साथ ऐसा क्यों नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। हम भगवान को कोसते रहते हैं, हम कभी भी भगवान को धन्यवाद नहीं करते, हम कभी भी अपने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते कि हे परमेश्वर जो दिया वो बहुत दिया। तो आज से धन्यवाद करना शुरू करिए। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। कोविड इंडिया सेवा लॉन्च हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से संबंधित सवालों का जवाब देने के लिए एक बातचीत प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा शुरू किया है। किसने शुरू किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। क्यों शुरू किया है? ताकि जो भी कोरोना वायरस से संबंधित सवाल जवाब हैं, आप उस पर जाके बातचीत कर सके। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय में एक पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना है और नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना है। खाना बन रहा है, कई जगह कम्युनिटी किचन है, वो वाकई में कहीं जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, वो वाकई में लोगों को उसका असर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सरकार और जनता के बीच में दूरी कम करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है और इसका नाम है कोविड इंडिया सेवा। ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया है। मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। यह प्लेटफॉर्म विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा संचालित किया जाएगा, जो नागरिकों के साथ एक सीधा चैनल स्थापित करने में सक्षम रहेगा। अगली जानकारी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। आप सभी को पता है कि कुछ ना कुछ सामान हमें इधर ना उधर पहुंचाना पड़ रहा है, कुछ जरूरी खाद्यान्न है जो इधर उधर पहुंचाने पड़ रहे हैं। कौन पहुंचाएगा? हमारे ट्रक ड्राइवर। तो ऐसा नहीं है कि उनका महत्व कम है, उनका भी महत्व ज्यादा है। वो भी बिल्कुल उसी तरीके से हमारी मदद कर रहे हैं जैसे हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सेज, हमारे स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी जो भी हैं, जो हमारी मदद कर पा रहे हैं, वो उन्हीं की तरह वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। तो फिलहाल उनके लिए ध्यान रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ढाबों और ट्रकों की मरम्मत की दुकानों की जानकारी देने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड शुभारंभ किया है। अगर आप में से किसी के आसपास भी कोई ऐसे ड्राइवर साहब हैं या कोई ऐसा अंकल जी हैं जो ट्रक चलाते हैं या जाते हैं, उनको वेबसाइट का इस्तेमाल करना नहीं आता, तो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं इस वेबसाइट पर ले जाकर। यहां पे आपको एक छोटा सा डैशबोर्ड दिखेगा कि वो जिस रास्ते से अपना ट्रक लेकर जाएंगे, तो उस रास्ते पर कहां कहां उनको ट्रक मरम्मत की दुकान, जिसको लाइसेंस मिला हुआ है खुला होने का, जिसको परमिशन मिली हुई खुले होने की, और जिन ढाबों, तो उनको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रहेगी, जिसकी वजह से वो अपने आप को ज्यादा पैनिक नहीं होंगे और परेशान नहीं होंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है। इस डैशबोर्ड पर कोविड-19 की महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान देश भर में चालू ढाबों और ट्रक रिपेयर शॉप्स का विवरण दिया है। बहुत अच्छी बात है। इस डैशबोर्ड का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर आवश्यक सामान पहुंचाने वाले ट्रक ड्राइवरों और सफाई कर्मचारियों की यात्रा को आसान बनाना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लोगों के प्रश्नों को उत्तर देने और राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबों और मरम्मत की सुविधा वाली दुकानों के बारे में सूचना देने के लिए एक फोन नंबर भी शुरू किया है, और ये फोन नंबर आपको वहां पर वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। दो बातें, रोड मिनिस्ट्री किसके पास है? नितिन गडकरी जी के पास। अगली जानकारी है, अभी हाल ही में 22 अप्रैल को हमने मनाया विश्व अर्थ डे। ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार इसकी जो थीम थी वो थी क्लाइमेट एक्शन। क्या थीम थी? क्लाइमेट एक्शन। अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो इस साल एक और डे मनाया गया था जिसकी भी थीम क्लाइमेट एक्शन थी। याद करिए वो डे कौन सा था। मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ा रखा है, इसलिए मुझे याद है, तो आपको भी जरूर याद होना चाहिए। मुझे पेपर नहीं देना है, लेकिन आपको पेपर देना है, तो आपको तो ये 100% याद होना चाहिए। क्लाइमेट एक्शन अर्थ डे के अलावा किस और डे की थीम थी? फटाफट से कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताइए और देर मत करिएगा। देखिए, जो इसको मनाने का आइडिया आया कि अर्थ डे मनाते हैं हम पृथ्वी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, कि किसी तरीके से जो हमारा पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखा जाए, लोगों को जुटाया जाए, लोग समझें कि हम जो अभी नुकसान कर रहे हैं वो आगे चलकर हमें बहुत भारी पड़ सकता है। और कोविड-19 में एक चीज तो सामने आ गई। आप हमेशा सोचते रहेंगे कि पर्यावरण सुधारेंगे, आप हमेशा सोचते रहेंगे कि कल से हम पॉल्यूशन कम करेंगे, कल से हम ये नहीं करेंगे, कल से हम वो नहीं करेंगे, लेकिन जब प्रकृति अपने रूप में आती है, जब नेचर अपनी ताकत दिखाती है, तो कोविड-19 की वजह से अगर आप गौर से देखें तो हमारे पर्यावरण में लगातार 20 दिन में सुधार हुआ है। यानी पर्यावरण बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं, लेकिन जब प्रकृति अपना रूप दिखाएगी तो इसी तरीके का कुछ दिखाएगी। इसलिए सावधान हो जाइए। अगर आप भी अपने स्तर पर पर्यावरण का कुछ भी नुकसान करते हैं, किसी भी तरीके से नुकसान करते हैं, तो उसको रोक लीजिए। तो फिलहाल
ये जो आइडिया था ये था गेलॉर्ड नेल्सन का। ये एक अमेरिकन पर्यावरणविद थे और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने इस डे को मनाने के बारे में बताया। इस बार इसको डिजिटली सेलिब्रेट किया गया है और गूगल ने 50वीं एनिवर्सरी यानी कि जो अर्थ डे इस बार मनाया गया वो कौन सा था, उसको 50 साल पूरे हो गए हैं क्योंकि इसको सबसे पहले 1970 में मनाया गया था। फिलहाल अगर हम बात करें तो स्पेशल इंटरेक्टिव डूडल बनाया था और उसमें छोटे छोटे उन्होंने मधुमक्खियों को दिखाया है, बीज जो कि पर्यावरण के बारे में काफी ज्यादा पर्यावरण के एक अनिवार्य घटक हैं और पर्यावरण संचालन में मदद करते हैं। पीपल हु प्लान पार्टिसिपेटिंग कैन ज्वाइन 24 आवर ऑफ एक्शन। एक 24 घंटे का एक एक्शन प्रोग्राम वहां पे चलाया जा रहा है। आप घरों के जरिए वर्ल्ड अर्थ डे की वेबसाइट पर जाकर इस प्लेटफॉर्म में शामिल हो सकते हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। अब वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया गया, ये विश्व अर्थ दिवस कब मनाया गया, ये आपका 22 अप्रैल 2020 में। थीम जरूर याद रखिएगा, क्लाइमेट एक्शन। और अब आ गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये बताता है कि किसी देश में कितना प्रेस को स्वतंत्रता है, वो कितना सरकार के बारे में बोल सकता है, उनकी नीतियों के बारे में बोल सकता है। अगर हम बात करें तो इंडिया लगातार अपनी रैंकिंग गंवाता चला जा रहा है। पिछले साल भारत की रैंकिंग इसमें 140 थी, इस बार भी हम 2 स्थान लुढ़क गए हैं और 142 स्तर पे आ गए हैं। इंडिया की रैंकिंग 142 है 180 देशों में, यानी कि हमारे यहाँ जितना प्रेस को स्वतंत्रता है तो इसकी हम बहुत अच्छी स्थिति अपने यहाँ नहीं कह सकते, ये खराब स्थिति में है। रिपोर्ट 21 अप्रैल को रिलीज की गई थी और ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एनालिसिस द्वारा रिलीज की जाती है कि नो मर्डर्स ऑफ जर्नलिस्ट इन इंडिया 2019 एज कंपेयर टू 6 इन 2018। तो 2019 में किसी भी जर्नलिस्ट का मर्डर नजर सामने नहीं आया है, जबकि 2018 में 6 नजर आए थे। ये दिखाता है कि सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया सीम टू हैव बी इंप्रूव्ड, यानी कि जो भारत का सुरक्षा सिस्टम है, सुरक्षा व्यवस्था है, वो थोड़ी सी और बड़ी है। जबकि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका जर्नलिस्ट के खिलाफ या जर्नलिस्ट के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनको थोड़ा सा दर्शाता है। साउथ एशिया जनरली फीचर्ड पुअरली इन इंडेक्स, यानी कि जितना भी दक्षिण एशियाई कंट्री हैं, जितने भी सार्क कंट्री हैं, वो सभी के सभी इसमें पुअर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, यानी कि हम अपने यहाँ प्रेस को स्वतंत्रता ज्यादा नहीं देते हैं। जबकि बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का स्थान 151 हो गया है। पाकिस्तान 3 प्लेस गिरकर 145वें नंबर पर पहुंच गया है और नॉर्वे ने इस पर टॉप किया है। हर बार नॉर्वे ही टॉप करता है, वहां पे बहुत ज्यादा स्वतंत्रता है। चाइना की 177 पोजीशन है, आप समझ सकते हैं कितना गड़बड़ है। और अगर हम बात करें तो ये जो सबसे लास्ट में इस बार पहुंचा है वो नॉर्थ कोरिया पहुंचा है। और किम जे उनकी हम बात करें तो किम जोंग उन सॉरी उनके बारे में भी खबर आ रही है कि वो या तो उनकी डेथ हो गई है या तो उनका ब्रेन डेड हो गया है। तो इसके बारे में अभी अस्पष्टता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा संदेह के घेरे में रखता है। तो हाल फिलहाल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नंबर टॉप किया है नॉर्वे ने, नंबर बॉटम पर आए हैं नॉर्थ कोरिया, हम आए हैं 142 नंबर पे, पाकिस्तान आया है 145 नंबर पे और बांग्लादेश आया है 151 नंबर पे, जबकि चाइना की पोजीशन 177 है। जरूर याद रखिएगा जितना बोला है। अगली जानकारी है, एक बुक आई है, विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीत लिया है। उस बुक का नाम है मिडनाइट इन चेरनोबिल। चेरनोबिल का हादसा आप सभी को पता है कि परमाणु रिएक्टर में लीक हो गया था और जिसकी वजह से कई सारे लोग को जान संसद में फंस गई थी। तो एडम हिगिन बॉटम ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मिडनाइट इन चेरनोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। और इस बार इन्होंने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीत लिया है। उनकी पुस्तक ने यह पुरस्कार सैन्य और खुफिया इतिहास पर लिखी गई अब तक की सबसे उत्कृष्ट पुस्तक के लिए जीता है। यह पुरस्कार दिवंगत CIA निदेशक विलियम ई कोल्बी के नाम पर दिया जाता है। कोल्बी पुरस्कार की शुरुआत 1999 में हुई थी और यश पुरस्कार को जीतने वालों में कॉर्ल मॉर्लैंड टेस का उपन्यास मैटरहॉर्न और डेक्स्टर फिलिकिंस द फॉरएवर वॉर भी शामिल है। अब मैटरहॉर्न से याद आता है, मैटरहॉर्न का नाम अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। क्या है मैटरहॉर्न? मैटरहॉर्न पर्वत है एक, जो कि स्विट्जरलैंड में माउंट आल्पस श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है। अच्छा, कुछ कंफ्यूजन हुआ था कुछ बच्चों को कि सर जो आपका आल्पस पर्वत श्रेणी है उसका सबसे ऊंचा माउंट यानी सबसे ऊंची चोटी तो माउंट ब्लैंक है। जी हाँ, बिल्कुल ब्लैंक है, लेकिन मैंने बात की थी स्विट्जरलैंड के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी है आल्पस की, वो आपकी मैटरहॉर्न पर्वत है और जिस पर अभी हाल ही में भारत का झंडा लाइट शो के जरिए डिस्प्ले किया गया था कि कोविड-19 से जुड़े हुए जो भी देश हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनके झंडे वहां पर डेली डिस्प्ले किए जाते हैं 24 मार्च से। तो मैटरहॉर्न पर्वत कहां है? आल्पस पर्वत श्रेणी में। आल्पस पर्वत श्रेणी कहां है? यूरोप में, स्पेन,
स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, कई सारे देश हैं जो आलपस को कवर करते हैं। अगली जानकारी है, डेविड ली होंगे हुआवे इंडिया के नए सीईओ। इस न्यूज पर जाने से पहले आपको मैं नाम याद दिलाना चाहूंगा, करण बाजवा। करण बाजवा अगर देखा जाए तो हाल ही के समय में भारत के अंदर एक बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसने गूगल क्लाउड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला है। अब अगला जो है हुआवे इंडिया। हुआवे जो है ये चाइनीज कंपनी है और हुआवे ने एक अभी अपना खुद का एक एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, उसका नाम था हारमनी। मतलब एंड्रॉयड जैसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, उसका नाम था हारमनी, ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था, जिसकी वजह से गूगल को काफी ज्यादा अपना बाजार खोना पड़ गया। तो डेविड ली जो है वो भारत में हुआवे टेलीकॉम के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने जे चेन का स्थान लिया है। उन्हें एशिया प्रशांत स्तर पर व्यावसायिक गतिविधियों को संभालने के लिए पदोन्नत किया गया है। डेविड ली इस भूमिका के लिए भारत लौटने से पहले हुआई कंबोडिया के सीईओ के रूप में कार्यरत थे। वो 2002 में हुआवे में शामिल हुए और उन्हें भारत में काम करने का अच्छा अनुभव है, जिसमें सेल्स वाइस प्रेसिडेंट और एचआर वाइस प्रेसिडेंट जैसी भूमिका भी उन्होंने निभा रखी है। तो डेविड ली हुआवे इंडिया के नए, हुआवे टेलीकॉम के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त हुए हैं। अभी हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी कर ली है। पेटीएम पेमेंट बैंक यानी पीपीबीएल ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। इस कार्ड से ग्राहक सुरक्षित ऑनलाइन लेन-देन, दुकानों में भुगतान करने सहित एटीएम से नकदी निकालने में सक्षम हो पाएंगे। तो अगर आप देखें तो पेटीएम एक तरह से अब पूरी तरह से बैंक बनने की ओर अग्रसर है। पीपीबीएल इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य वित्त वर्ष 2020-21 में 10 मिलियन से अधिक डिजिटल डेबिट कार्ड जारी करना है और आप ये समझ सकते हैं कि 1 करोड़ लोगों को अपने पास जोड़ना है। वर्तमान में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के पास 5.7 करोड़ खाता धारक और 30 करोड़ कंप्यूटरीकृत वॉलेट हैं। मास्टर कार्ड अपने एकीकृत वैश्विक भुगतान मंच के माध्यम से पेटीएम पेमेंट बैंक के कार्ड धारकों को सुरक्षित तरीके से उपयोग में सक्षम बनाएगा। तो मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है वर्तमान समय में, आपको याद है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मास्टर कार्ड के, याद आ रहा है? जी हाँ, अजय बंगा जो है वो मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। अगली जानकारी है, केरल के पत्तानमथिट्टा में तिरंगा पहल के साथ एक रैपिड स्क्रीनिंग वाहन जारी किया गया है। केरल में पत्तानमथिट्टा प्रशासन ने कोविड-19 के लक्षणों में तेजी से जांच करने के लिए तिरंगा, इसका फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान, नामक एक वाहन लॉन्च किया है। इस वाहन में थर्मल स्कैनिंग होगी। बोनट पर एक इंफ्रारेड थर्मामीटर लगा है, 2 तरफा माइक्रोफोन सिस्टम, जिसके द्वारा वाहन के अंदर या बाहर मौजूद व्यक्ति से पूछताछ की जा सकेगी और पहचान पत्रों या तस्वीरें क्लिक करने के लिए मोबाइल कैमरा लगाया गया है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरंगा नाम की एक पहल शुरू की गई है केरल में, उसका फुल फॉर्म क्या है? टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। बोर तो नहीं हो रहे हो तो हो जाओ, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, पढ़ना है। भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किसके नेतृत्व में एक ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो है पुलेला गोपीचंद। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? तो वह मध्य प्रदेश। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी में कितने फीसदी खरीद लिए हैं? 9.99%। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहला स्थान किसको मिला है? नॉर्वे को। इंडिया को कौन सा मिला है? 142। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किसने जीता है? एडन हिगिन बॉटम ने मिडलाइट इन चेरनोबिल के लिए। किस मंत्रालय ने डैशबोर्ड ढाबा सूची के साथ एक लॉन्च किया है? ढाबा सूची लॉन्च की ताकि ट्रक जो चला रहे हैं, ट्रक ड्राइवर जो है, उनको थोड़ा सा मदद मिल सके। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके पास है? नितिन गडकरी जी के पास है। किस केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 कृषि मंत्रियों की बैठक में भारतीयों से भाग लिया है? तो वो नरेंद्र सिंह तोमर है। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। किस केंद्रीय मंत्री ने कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए एक बातचीत प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा शुरू की है? तो वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हर्षवर्धन जी। किसको भारत में हुआवे टेलीकॉम का नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है अधिकारी, तो डेविड ली। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने किसके साथ डेबिट कार्ड जारी करने के लिए हाथ मिला लिया है? तो वह है मास्टर कार्ड। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। भारतीय बैडमिंटन संघ यानी बाई और साई ने मिलकर संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो वो है भारतीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? 50 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर किसी की मृत्यु होती है, तो इस योजना के तहत मध्य प्रदेश। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो वह है 9.99%। इससे पहले पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने अभी हाल ही में HDFC में अपनी हिस्सेदारी 1% बढ़ा ली है। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में किस देश को पहला स्थान मिला है? नॉर्वे को। किसको अंतिम मिला है? नॉर्थ कोरिया को। किसको
142वां मिला है भारत को और पाकिस्तान 145 नंबर पे है, बांग्लादेश 151 नंबर पे है, चाइना 177 नंबर पर है। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है एडम हिगिन बॉटम ने। उन्होंने पुस्तक लिखी थी मिडनाइट इन चेरनोबिल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रही है क्लाइमेट एक्शन। किस मंत्रालय ने डैशबोर्ड ढाबा सूची के साथ लॉन्च कर दिया है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड। किस केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 कृषि मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से भाग लिया है? तो उनका नाम है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो भारत के कृषि मंत्री हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के सवाल देने के लिए एक बातचीत प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा शुरू किया है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। किसके पास है? आपके हर्षवर्धन जी के पास। किसको भारत में हुआवे टेलीकॉम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है डेविड ली। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मास्टर कार्ड के साथ। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं कि आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। 2000 लाइक का मैं इंतजार आज तक कर रहा हूं, लेकिन होते नहीं है। और आप करवा सकते हो, लेकिन आप करवाते नहीं हो, पता नहीं क्या है। तो प्लीज आज फिर आपसे गुजारिश है एक नए तरीके से कि भाई 2000 लाइक करवा दीजिए। 2000 लाइक आप अगर करवा देंगे, 4000 5000 वीडियो चलता है, अगर आप उसमें 2000 लाइक करवाते हो तो ऐसे में ये वीडियो रिकमेंड होना शुरू हो जाएगा और ज्यादा लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। और मेरी खुशी के लिए तो आप इतना कर ही सकते हो, क्योंकि आपकी खुशी के लिए अगर मैं रोज करंट अफेयर्स ला सकता हूं, मैं बीमार हूं तो भी, मैं अच्छा हूं तो भी, और मैं खुश हूं तो भी, मैं दुखी हूं तो भी आपका करंट अफेयर्स आता ही रहेगा। और इस करंट अफेयर्स को बनाए रखने के लिए इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, और ये ऑक्सीजन है 2000 लाइक। तो अभी के लिए इतना ही रखता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर।